नमस्कार दोस्तों, MPPSC जंक्शन के इस चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज का हम टॉपिक करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि। तो 1962 में भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया गया। संथानम समिति की सिफारिश पर 1962 में संथानम समिति बनाई गई थी, जिसके आधार पर 1962 में भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1964 में प्रस्तुत की। समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, लेकिन यह एक कार्यकारी निकाय था। अर्थात कार्यकारी निकाय के रूप में समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य सतर्कता के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और उसका मार्गदर्शन करना है। आयोग को अध्यादेश के द्वारा 25 अगस्त 1988 को सांविधिक दर्जा दिया गया। सबसे पहले हमने देखा जब 1964 में इसका गठन किया गया तब यह एक कार्यकारी निकाय था। फिर 1988 25 अगस्त 1988 को अध्यादेश जारी किया गया, तब इसे सांविधिक अध्यादेश के आधार पर सांविधिक दर्जा दिया गया। लेकिन 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बनाया गया और इस आधार पर इसके सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई। हमने देखा 1964 को भ्रष्टाचार निवारण समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसकी सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। उसके पश्चात एक अध्यादेश द्वारा 25 अगस्त 1988 को इसे सांविधिक दर्जा दिया गया और इस सांविधिक दर्जे की पुष्टि कब की गई, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में बनाया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। इसका गठन जैसा कि हमने भी देखा 11 फरवरी 1964 को किया गया कार्यकारी निकाय के रूप में। 1962 भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर के संथानम की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2003 को इसे सांविधिक दर्जा दिया गया तथा इस सांविधिक दर्जे की पुष्टि 2003 में अधिनियम बनाकर की गई। इसकी संरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो जाए वह निर्धारित की गई है, 4 वर्ष या 65 वर्ष, तथा इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर। इस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं प्रधानमंत्री, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। हमने देखा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 11 फरवरी 1964 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई। फिर 11 सितंबर 2003 को इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया अधिनियम बनाकर। संरचना देखा हमने कि एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 2। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु निर्धारित की गई, जो भी पहले हो जाए, तथा यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनकी सेवा शर्तें व वेतन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समान होती है। संघ लोक सेवा आयोग में हम देखेंगे कि आर्टिकल 318 के तहत प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सैलरी या वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तब राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 बनाया गया।
इसके तहत बताया गया कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन 2,50,000 तथा सदस्यों का वेतन 2,25,000 होगा, 2,25,000 होगा। हमने देखा केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सेवा व शर्तें क्या होंगी। संघ लोक सेवा, तो यह होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समान। संघ लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 318 में इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस हेतु संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 बनाया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष का वेतन 2,50,000 और सदस्यों का वेतन 2,25,000 होगा। अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का वेतन भी 2,50,000 और सदस्यों का 2,25,000 होगा। इनकी पद मुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्ति की जाती है। यह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं तथा अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। हमने देखा केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की सेवा व शर्तें क्या होगी, वेतन क्या होगा। तो इसमें दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समान और संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 के तहत इनकी अध्यक्ष की सैलरी 2,50,000 और सदस्यों की 2,25,000 निर्धारित की गई है। अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की सैलरी 2,50,000 या मुख्य सतर्कता आयुक्त की सैलरी 2,50,000 और सदस्यों की 2,25,000 होगी। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक व सलाहकारी निकाय है, अर्थात यह संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। फिर सीबीसी किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है, हालांकि इसका नोडल मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय है। इसका नोडल मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय है, किंतु इसे स्वायत्तता प्रदान की गई है। सीबीसी एक जांच एजेंसी नहीं है, क्योंकि यह अपनी जांच करवाता है सीबीआई के द्वारा। हम देखें सीबीसी की जांच सीबीआई या मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में की जा सकती है। सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को किया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अर्थात यदि सीबीसी को कोई भी कार्य की जांच करवाना है तो वह सीबीआई से करवाता है, स्वयं जांच नहीं करता। आइए देखते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष संजय कोठारी जी हैं तथा प्रथम अध्यक्ष एस राव थे। वहीं जब 2003 में अधिनियम बनाकर इसके संवैधानिक दर्जे की पुष्टि की गई, तब इसके अध्यक्ष पी शंकर जी थे। हमने देखा केंद्रीय सतर्कता मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, संजय कोठारी जी, वर्तमान एस राव, और 2003 में जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया या अधिनियम बनाया गया तब इसके अध्यक्ष पी शंकर जी थे। आइए देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य। यह किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्ट आचरण के आरोप की जांच करता है, अर्थात यदि केंद्रीय सेवा या राज्य सेवा में कोई सरकारी कर्मचारी कार्य करता है, कोई अधिकारी कार्य करता है, उस पर भ्रष्टाचार संबंधित कोई आरोप लगा है तो इसकी जांच करवाने का कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग का होता है। जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच करना, अर्थात जनता द्वारा कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के अधीन
किए गए अपराधों के संबंध में सीबीआई द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति पर समीक्षा करना। अर्थात तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 में जिन भी अपराधों से संबंधित सीबीआई द्वारा जांच की जाती है या कोई कार्य किया जाता है तो उन कार्यों की समीक्षा करना केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है। इसी में आता है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002। इसके अधीन भी यदि कोई अपराध के संबंध में सीबीआई द्वारा जांच की जाती है तो उसके कार्यों की समीक्षा भी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की जाती है। यह केंद्र सरकार के मंत्रालयों या प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नज़र रखता है। हालांकि सीबीसी एक जांच एजेंसी नहीं है, यह नज़र रखता है लेकिन यह जांच एजेंसी नहीं है। यह अपना कार्य सीबीआई द्वारा करवाता है। सीबीसी की वार्षिक रिपोर्ट न केवल उसके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देती है बल्कि सिस्टम विफलताओं को भी सामने लाती है जो विभिन्न विभागों, संगठनों, प्रणाली में सुधार, विभिन्न निवारक उपायों और उन मामलों में भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है जिनमें आयोग की सलाह की अनदेखी की गई थी। अर्थात यह कार्यों के जो इसके द्वारा कार्य किए गए हैं उसका विवरण तो देती ही है, साथ में किसी विभाग या संगठन में कोई कार्य विफल क्यों रहा है इसके बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। इन विभागों या संगठनों में भ्रष्टाचार को उजागर करती है। तथा इनके निवारण हेतु सुझाव भी सरकार को देती है। हमने देखा केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य, इसमें किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्ट आचरण के आरोप की जांच करना, जनता के द्वारा कोई शिकायत प्रदान की गई है भ्रष्टाचार से संबंधित उसकी शिकायत की जांच करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 और मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत सीबीआई द्वारा जो कार्य या जांच की जाती है उनकी समीक्षा करना, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और प्राधिकरणों पर नज़र रखना तथा अपने कार्यों का विवरण देना और विभागों या संगठनों में जो भी सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में सरकार को सुझाव देना। आइए देखते हैं इसके अधिकार क्षेत्र अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तारित है, यह किन किन क्षेत्रों में अपनी जांच करवा सकता है। तो देखते हैं पहले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के विषय क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और केंद्र सरकार के समूह ए के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, समूह ए के अधिकारी। हमने देखा अखिल भारतीय के समूह ए के, केंद्र के समूह ए के, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में श्रेणी 5 तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी, बैंकों में श्रेणी 5 और उससे उच्च स्तर के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी में ग्रेड डी तथा इससे उच्च स्तर के अधिकारी, आरबीआई, नाबार्ड और सिडबी में ग्रेड डी और उससे उच्च स्तर के अधिकारी, अनुसूची ए तथा बी सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक मंडल तथा E8 एवं इससे उच्च स्तर के अन्य अधिकारी, सी तथा डी सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक मंडल E7 एवं इससे ऊपर के अन्य अधिकारी, सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबंधक इससे ऊपर के अधिकारी, अर्थात जिनके द्वारा कंपनियों का संचालन किया जाता है, संचालक मंडल, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी, समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को तथा समय समय पर यथा संशोधित अनुरूप केंद्र सरकार डीए प्रतिमान पर 8,700 रुपये प्रतिमाह तथा इससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी, केंद्र सरकार में 8,700 रुपये प्रतिमाह या इससे ऊपर का वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी, ये सभी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
अब देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन। अभी हमने संरचना देखी, लेकिन इसमें संगठन या इसकी शाखाएं देखते हैं। हम इसकी शाखाएं देखते हैं। इसमें आते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग का सचिवालय, एक है मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, और एक है विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों की शाखा। हमने देखा केंद्रीय सतर्कता आयोग संगठन या उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें स्वयं का एक सचिवालय होता है, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होती है तकनीकी परीक्षण हेतु, विभागीय विभिन्न विभागों की जांचों के लिए आयुक्तों की एक शाखा होती है। इनके साथ मिलकर केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्य करता है। यह था हमारा आज का पूरा लेक्चर। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।